सवाल असेसमेंट थ्रेट की जब बात करते हैं तो असेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि थ्रेट को जब रिस्पॉन्स देंगे तो जब तक आपके पास असेसमेंट सही नहीं होगा तो आपका रिस्पॉन्स गड़बड़ हो सकता है। जैसा अभी राजीव भाई ने कहा और पहले भी बात आया, अभी स्थापित हो चुकी है कि इराक में WMD का एक फिक्शन को एक सत्य बना करके बताया गया, उसके बाद जो हुआ उसका परिणाम ये है कि आज हमारे पास ISI से। So therefore, friends, I would like you to take a very rational and sober assessment that what exactly is threat, how serious is the threat, इस threat का source क्या है, तो इसके बारे में हमको समझ बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से इसको अगर हम इस पर केंद्रित हों तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम आज तक चर्चा कर रहे हैं। और मैं इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको पब्लिक डिस्कोर्स को शुरुआत की है। विश्वविद्यालय के अंदर तो हम लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन एक पब्लिक स्फीयर में इसका डिस्कशन करना भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि विषय ऐसा है जिसके बारे में समझ और नासमझी से हमारे रिएक्शन खासतौर से भारतीय संदर्भ में काफी कुछ गुरुत्वाकर्षण है। ISIS के अंदर इस्लामिक वर्ड जरूर है, लेकिन ये इसको इस्लाम के नाम पर ही समझना, इसका सरलीकरण है। जो पूरी बहस अभी हम इस्लाम को केंद्रित करेंगे तो हम शायद इसको समझ नहीं पाएंगे। ये सही है कि ये कुल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर है जहाँ के इस्लामिक धर्म है, इस्लाम के अनुयायी लोग हैं, और जब वो किसी बात को लेके उठते हैं तो जो आइडियोलॉजी बनती है उसमें इस्लाम जरूर आता है, इससे दो राय नहीं। लेकिन क्या संस्था पूरी तरह से इस्लामिक है या इस्लामिक ही है, इसको हमको थोड़ा गंभीरता से देखना। मेरी समझ ये है कि अगर हम देखें कि ऐसा ही पैदा कर, देखिए ये ऐसा कॉम्प्लेक्स विषय है कि इसकी एंट्री हम किसी भी एंट्री पॉइंट से कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। You can justify in terms of history, you can justify in terms of text of Quran, etc. whatever it is. लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर हम आज को कंटेम्पोररी संदर्भ में समझना चाहते हैं तो इतिहास के साथ साथ जो नई ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो पैदा हुई जिसकी वजह से ISI पैदा हुआ है उसके ऊपर उसका आंकलन सही होना आवश्यक है। ISI की जैसा कि हम सभी जानते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जिसके बाद कि इसकी शुरुआत एक जो हुई है वो खास तौर से इराक के अंदर जब अमेरिकन आक्रमण हुआ, उसके बाद जब सद्दाम हुसैन गए उसके बाद अमेरिका ने सोचा कि वो वहाँ पे खास तरह की राजनीति लाएंगे जिससे वो डेमोक्रेसी कहते हैं। ये उनकी नासमझ थी, क्योंकि डेमोक्रेसी बाहर से लाई नहीं जाती, आप सब इसको स्वीकार करेंगे। डेमोक्रेसी जमीन से जुड़ी हुई वस्तु स्थितियों से पैदा होती है। उसके बाद जो वहां उन्होंने शक्ति संतुलन में जो परिवर्तन किया, अभी तक इस पूरे अरब राष्ट्रों में सुन्नी इस्लाम के अनुयायियों का उनका दबदबा बना हुआ था, जो कि अमेरिकन स्पॉन्सरशिप पे चलता रहा, इससे दो राय नहीं। लेकिन जो 10-11 में एक क्रांति किस्म की अरब राष्ट्रों में आ रही थी, जो ट्यूनीशिया से इजिप्ट तक आई और इजिप्ट के बाद आगे बढ़ी थी, उसके बाद उसमें डिस्टॉर्शंस पैदा हो गए हैं। उस क्रांति ने एक परिप्रेक्ष्य बनाया है और उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका की जो नीति थी इस क्षेत्र को लेकर के वो बदली। उसमें ये साफ नजर आने लगा कि अमेरिका वेस्ट एशिया को लेकर अपनी जो नीति है उसमें रीअसेसमेंट कर रहा है, और रीअसेसमेंट करने के 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इस रीजन से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। American energy security is no more tied with the oil and gas available from this West Asian region or the Persian Gulf. So it provides them a kind of a leverage that they can use. The stakes are there, but the stakes are not that high कि हम उसके बिना हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो बढ़ा जाए। शेल गैस भी आई है, उसके बाद तो अमेरिका तेल का निर्यात राष्ट्र करने जा रहा है, उसकी एक नई जियोपॉलिटिक्स पैदा हो रही है, वो अलग बात है।
दूसरी जो बात आई, जो अमेरिका के समय में बात आई, कि जो उन्होंने शक्ति संतुलन यहाँ बनाया था, जिसमें इजिप्ट एक मोहरा था और सऊदी अरेबिया एक मोहरा था। क्योंकि अरब अपराइजिंग के बाद इजिप्ट वो शक्तिशाली राष्ट्र नहीं रह गया था, उनको ये लगा कि अब इजिप्ट वो भूमिका नहीं निभा पाएगा शक्ति संतुलन की, और सऊदी अरेबिया को 9/11 के बाद से उनके अंदर एक शंका पैदा हो गई कि सऊदी अरेबिया उतना विश्वसनीय राष्ट्र नहीं है, इसलिए उनके बारे में उनका ओपिनियन रिवाइज होता चला गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और फिर खास तौर से उनको ऐसा लगा, जैसे कि बाद में बहुत से डेटा स्टडीज ने स्पष्ट भी किया, कि सऊदी अरेबिया ने काफी हद तक ओवरटली टेररिस्ट एक्टिविटीज को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित किया वहाबी इस्लाम के नाम। तो ये जो नया आंदोलन पैदा हुआ, उसमें ये लगा कि ये महसूस किया जाने लगा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट में कि नाउ इट्स टाइम दैट वी शुड ब्रिंग बैक ईरान एज अ काउंटर बैलेंसिंग फोर्स इन द रीजन। सो जो नया शक्ति संतुलन उन्होंने बनाना शुरू किया, उसमें ईरान की भूमिका, मैं यहाँ पे मेरी समझ है कि जो न्यूक्लियर डील हुई वो एक न्यूक्लियर से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, उससे बेसिकली अमेरिका और ईरान के बीच एक राजनीतिक समझ पैदा की जा रही है इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन के। और जो इतनी लंबी बहस चली, जो नेगोशिएशन हुआ, उसमें न्यूक्लियर महत्वपूर्ण था, मोर एज एन एंट्री पॉइंट, बट लार्जली इट्स ए पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। द अमेरिकन्स आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन अब उस किस्म के वहाबी इस्लाम के नाम से नहीं चलाया जा सकता, तो उन्होंने ईरान की भूमिका स्वीकार की। ये अपने आप में अरब राष्ट्रों के लिए, खासतौर से सुन्नी राष्ट्रों में और खासतौर से सऊदी अरेबिया, लाइक द आइडिया दैट दे हैव बीन अबैंडन्ड। इट इज आउट ऑफ दिस one major consideration coming from the external world. Regionally क्या हुआ कि जब इराक में नई सरकार बनी, तो नई सरकार में डेमोक्रेसी के नाम पे, जो कि सही था, क्योंकि शिया लोग ज्यादा थे नंबर पे, इसलिए उनकी सरकार बनाई गई। दुर्भाग्य की बात ये हुई कि जो शिया सरकार बनी, उसने सुन्नी के जो सेक्ट के लोग थे उनको बिल्कुल सिस्टम से मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में दो चीजें महत्वपूर्ण है आईएसआई को समझने के लिए। वन इज दैट the Iraqi regime's policy to marginalize the Sunni Iraqi population. Secondly, the policy of American decision maker as well as the rulers in Iraq to totally dismantle the apparatus of the Baath party. Now, the moment अगर आप देखें, अगर आज आप थोड़ा सा स्क्रूटनी करेंगे, तो जो लोग आईएसआई में जो लीडरशिप दे रहे हैं, खासतौर से मिलिट्री लीडरशिप जो है, वो बेसिकली जो सद्दाम हुसैन के टाइम में उस सेना से जुड़े हुए। सवाल मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ, उस बात पार्टी के लोग जो कि रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम पे बिलीव नहीं करते थे, बल्कि उस जमाने के बगदाद में आप जाइए, शाम को देखें कि नदी के किनारे बैठ करके लोग बियर पी रहे हैं और ये तय करते थे कि किसने कितनी बोतल बियर पी, तब उठते थे। उस बगदाद की मुझे अभी भी याद है, जब मैं जाने का मौका मिला, वहाँ रात को 10 बजे 11 बजे जो महिलाएं थी वो सड़क में घुमा करती थी। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे वुमेन आपको नजर आएगी। उस किस्म की जो सोशियोलॉजी थी, उस सोशियोलॉजी को इन्होंने जो नई सत्ता आई, उसने उनको मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया। और स्थिति ये बनी कि पूरे इस क्षेत्र में एक किस्म का जो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन इन लोगों का पैदा हुआ, उसका लाभ उठाने करके आईएसआई पॉपुलर बनी। तो मैं जो पॉइंट आपकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब हम आईएसआई के बारे में मूल्यांकन करते हैं, तो ये ध्यान में चले कि वो एक सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस पैदा हुए इस क्षेत्र में, जिसने इस किस्म के रेडिकलाइजेशन प्रोसेस को बहुत आगे बढ़ाने में मदद की। और यही कारण है कि आज आपको नजर आएगा कि यमन में देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप नई स्थिति फिर पैदा हो रही है। यमन में भी लड़ाई जो हो रही है वो सऊदी अरेबिया ईरान के बीच की लड़ाई है, लेकिन उसका फायदा पूरी तरह से आईएसआई को मिल रहा है, क्योंकि यमन में भी जो वहाँ के जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो टोटली खत्म कर दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के एक ऐसी स्थिति वहां पे पैदा की जा रही है जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि हमको सुरक्षा की भावना, सुरक्षा जो मिल सकती है वो we can only get security from the people who can protect us। यही इसी वजह से अगर आप देखें तो
बहुत सी रिपोर्टें क्षेत्र से जो आ रही है उसमें ये बताया गया है सीरिया में जो आ रहे लोग रिफ्यूजी के कैंप से लोग वापस जा रहे हैं इस इलाके में जो आईएसआई के नियंत्रण में है। उनको मालूम है कि वहां पे उनकी जीवन की सुरक्षा, जीवन को लेकर सुरक्षा को समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वही एक ऐसी जगह है जहां पॉसिबली दे कैन सर्वाइव एंड लिव। So this is a very paradoxical situation which is emerging in this region, that a new kind of legitimacy is being given to these violent forces by the politics of the region. Therefore, my submission here will be that unless until there is not a political correction in the region, you will not find that the forces like ISI can be taken care of. ये सही है कि आज जिस किस्म से मिलिट्री अटैक किया जा रहा है, जो अमेरिका और ईरान की मदद से हम देख रहे हैं कि वेरियस काइंड ऑफ पैटर्न्स आर बीइंग मेड टू इरेडिकेट देम, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप उनको फिजिकली आप हटा देंगे उससे, तो क्या उससे वो आइडिया जिसके बारे में सुजाता ने थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित किया, वो आइडिया जिसके आधार पे आईएसआई बनता है, वो आइडिया भी जीवित रहे। इसलिए आवश्यक बात ये है कि इस क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक समीकरण है उनमें परिवर्तन लाया जाए, और ये परिवर्तन मुझे नहीं लगता कि आज के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय उसमें अमेरिका पूरी तरह से इन परिवर्तन को ला सकता है, क्योंकि अमेरिका इस समय पॉपुलर लेवल पे वेस्ट एशिया में उनकी डिस्करीनेट पावर है। अमेरिका के अंदर वो दिलचस्पी भी नहीं है कि बियॉन्ड ए पॉइंट को जाकर के इससे इंगेज करे, और अमेरिका के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है उसके अंदर भी ये इस किस्म का अप्रूवल नहीं है कि आप हमारे लोग जाकर के वहाँ किसी और की लड़ाई लड़ो। वहाँ तो ये भी कहा जाता है अमेरिका में कि जब हम वहाँ से तेल नहीं ला रहे हैं, तो वहाँ से चीन, भारत और एशिया के देश वहाँ से तेल ला रहे हैं, तो तेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए एशिया के राष्ट्र। कहने का तात्पर्य जो पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में है, बहुत चूंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, इसलिए अमेरिका की भी दिलचस्पी उस किस्म का जो इंटेंसिव इंगेजमेंट वो कॉस्ट शेयर करने को अमेरिका सरकार नहीं करेगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उठता है कि हमको क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या हम तटस्थ होकर के वहाँ बैठे रहें, यहाँ बैठे रहें, और वहाँ जब भी कोई झगड़ा हो हम हिंदुस्तानी को वहाँ से लेकर के वापस आए, ये इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी समझ है कि आने वाले 5 से 7 साल तक इस क्षेत्र में ये टेंशन बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में कोई ऐसी डेमोक्रेटिक रिजीम आने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। तो एक सवाल जो भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट की जो नीति है, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जो रेमिटेंसेस को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, द टाइम हैज कम दैट वी हैव टू मेक एन असेसमेंट। शुड वी remain a manpower exporting country when we are talking of Make in India? Doesn't make sense anymore. This has to be examined. Because it remains a fact कि जो आदमी यहाँ से जाता है और जब 10 साल तक 15 साल तक वो सऊदी अरब में रहता है, तो जब लौट के होकर नजर आता है तो वो दूसरा नजर आता है। इसमें दो राय नहीं। अगर आप कोई भी ग्राउंड एम्पिरिकल स्टडी की गई है तो उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वो जब जाता है यहाँ से, जब लौट के आता है, वो दो डिफरेंट मतलब व्यक्तित्व होता है, और उसके अंदर एक नई किस्म की सोच पैदा होती है जो हमारे लिए किन्हीं परिस्थितियों में एक समस्या बन सकती है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये एसेट है, ये लायबिलिटी है कि जो हमारे 6 से 7 मिलियन को लेकर वहां जाते हैं। क्या हमको ये एक सवाल है जिसको अपन एक पॉलिसी मैन पावर की मैनेजमेंट की पॉलिसी को बनाना बहुत आवश्यक हो गया है, ये मैं सोच कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि ये सही बात है कि हम ये क्षेत्र में हम एनर्जी पे इस क्षेत्र पे डिपेंड करते हैं। अगर इस क्षेत्र में क्राइसिस चल रही है तो एनर्जी को लेकर के हमको अपनी सुरक्षा को ध्यान देना पड़ेगा। तो हमको कैसे पहल करनी चाहिए? ये भी भ्रम होगा कहना कि भारत अपने आप में वो भूमिका निभा सकता है जो अमेरिका ने निभाई है या कोई और राष्ट्र निभा सकता है, इतनी हमारी शक्ति नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि हमारी इन देशों के अंदर एक साख है। उस साख को हम कैसे एक डिप्लोमेसी में कन्वर्ट करके एक रोल भूमिका निभा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। मुझको ऐसा लगता है कि अगर इंडियन डिप्लोमेसी इन कंजंक्शन विद एशियन पावर tries to promote a kind of engagement in the region, which in the first step de-escalates tension between Iran and Saudi Arabia, because हमारे ईरान से संबंध ऐसे हैं कि हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे सऊदी अरेबिया भी, जैसा हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के राजा जो किंग हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से यहाँ बातचीत की, जिससे पहले यमन पे जब आक्रमण कर रहे थे
उन्होंने इंडियन प्राइवेट्स को कॉन्फिडेंस में लिया। इसका मतलब इंडिया मैटर्स इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स एज वेल। अगर ये स्थिति है और इसमें हो रहा नहीं है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम एक ऐसी एशिया बेस्ड इंटरवेंशन की बात करें जिससे कि वहां के टेंशन को डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि टेंशन को डीएस्केलेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका नुकसान कई जगहों पे अपने अपने तरीके से पड़ेगा, लेकिन हम ज्यादा वल्नरेबल है, इससे हो रहा नहीं। और अगर वो थ्रेशोल्ड के आगे बढ़ जाएगा तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक an objective assessment of situation. We will carry away by the security paranoia. So that is the point I am quite concerned about. हमारे सोसाइटी में अगर सिक्योरिटी डायमेंशन ज्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा तो हो सकता है जो सिक्योरिटी डेवलपमेंट के बीच की जो डिकोटमी है, उस डिकोटमी का हम शिकार हो सकते हैं।